कैंची से काटूंगा मैं तेरी ये लंबी जुबान, कैंची से काट दूंगा। पंख तो लगाओ, मेरे भाई तुम्हें मार मार कर गंजा कर देंगे, बुढ़े काली शक्ल वाले। मर जा काली कवि, इससे अच्छा तो तू मर ही जा। ना जाने कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। मैं मर भी गई तो फिर भी तेरी जान नहीं छूटेगी। गुस्से में गोरी का भी घर से निकलती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गोरी कवि ऐसे बड़बड़ा रही थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी कवि को एक मकई का भुट्टा मिल जाता है। अगर मैं ये मकई का भुट्टा घर ले गई तो वो बुढ़ा कालू ये भी छीन कर खा जाएगा। मैं ये मकई का भुट्टा यहीं खा लेती हूँ या फिर उस पेड़ पर बैठकर खा लेती हूँ। गोरी कवि मकई का भुट्टा उठाकर एक सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बैठते समय गोरी कवि की चोंच से वो भुट्टा नीचे पेड़ की खोखर में चला जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत मुश्किल से मिला था ये मकई का भुट्टा, वो भी पेड़ की खोखर में गिर गया। गोरी कवि मकई का भुट्टा निकालने के लिए पेड़ की खोखर में जाती है, मगर छेद छोटा होने की वजह से गोरी कवि पेड़ की खोखर में ही फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ की खोखर से बाहर निकालो। गोरी कवि जोर लगाती है, शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो गोरी कवि को बाहर निकालता। शाम हो गई थी, मगर गोरी कवि अभी तक लौट कर नहीं आई थी। वो काली मनहूस अभी तक लौटी नहीं, अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी पत्नी सुबह से लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं कालू, मैं तो आज सुबह से अपने घर पर हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। हाँ कालू भैया, सुबह गौरी कवि गुस्से में कुछ बोलती हुई उस दिशा में जा रही थी। चिड़िया बहन, अभी तक गोरी घर नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। रात हो गई है और गोरी अभी तक नहीं लौटी। कुछ सोचते हुए कालू कौवा खुशी से झूमने लगता है। मर गई, गोरी मर गई, मेरी जान उस काली कवि से छूट गई। अब मैं किसी सुंदर और समझदार कवि से शादी करूंगा जो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसी खुशी खुशी कालू कौवा सो जाता है। गोरी कवि पेड़ की खोखर में बैठी रो रही थी। वो बूढ़ा कालू कौवा आज बहुत खुश होगा, दूसरी शादी का सोच रहा होगा। अगर मैं सच में मर गई तो कालू की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। नीली जी, गोरी मर गई, गोरी मर गई है, अब हमें शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ नीली जी, वो कल सुबह भोजन लेने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। शायद उसे किसी बड़ी चील ने खा लिया होगा। कालू जी, आज का दिन इंतजार करें, हम कल शादी कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गोरी जिंदा हो और लौट कर आ जाए। नीली जी, मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी ने भी नहीं देखा गोरी को। मैं अभी जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। कालू जी, मैं भी ब्यूटी पार्लर से अपने पंख कलर करवा लेती हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो मिठू तोते को बुलाता है। मिठू यार, ये लो मेरी शादी के कार्ड, ये सभी पक्षियों को दे आओ। कालू, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ मिठू, कल गोरी मर गई थी, मैंने सोचा दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर मिठू कार्ड लेकर उड़ता है। मिठू भैया, क्या कालू की शादी है? कालू कौवा दूसरी शादी कर रहा है। हाँ चिड़िया, कालू की कल शादी है, ये रहा आपका शादी का कार्ड। मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी शादी का कार्ड दे देता है। रात हो जाती है। वो रात कालू कौवा खुशी से सो नहीं पा रहा था। न जाने कब ये रात गुजरेगी और कब होगी मेरी शादी नीली जी से। कहीं गोरी वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तक तो उसे किसी जंगली जीव ने खा भी लिया होगा। कालू कौवा अपनी शादी की पगड़ी पहनकर तैयार हो रहा था। जंगल में एक लकड़हारा आता है। वो किसी सूखे पेड़ की तलाश में था। मिल गया, मुझे ये सूखा पेड़ मिल गया। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू करता है। बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूँ, मुझे न काट देना। तभी वो पेड़ कट जाता है।
गौरी कभी पेड़ में से आजाद हो जाती है। धन्यवाद इंसान जी आपका, अगर आप ना आते तो मैं तो यहाँ आज मर ही जाती। ना जाने मेरे पति जी क्या कर रहे होंगे। गौरी कभी वहाँ से उड़ती है। वो तुरंत अपने घर जाती है। ये घर पर इतने सारे फूल, मेरे बढ़ने की खुशी में कालू ने घर को फूलों से सजा लिया है। गौरी कभी उड़ती है। ना चिड़िया, ना तोता, ना कबूतर, जंगल में उसे कोई भी नहीं मिलता। कोई मिलता भी कैसे, क्योंकि सभी पक्षी कालू कौवे की बारात लेकर गए हुए थे। ढूंढते ढूंढते गौरी कभी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी कभी को देखकर कालू कौवा मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। गौरी, गौरी बहन, तुम जिंदा हो? कालू ने कहा था कि तुम तो मर गई हो। मैं गौरी की आत्मा हूँ और कालू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा आगे आगे और गौरी पीछे पीछे। तेज बारिश में बूढ़ी कौवी अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई नई आई थी। वो बूढ़ी कौवी तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कौवी के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू, कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कौवी और गौरी कौवी के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गौरी कौवी ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कौवी वहाँ से कालू कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी न जाने कौन आ गया है सर खाने। फिर गौरी कौवी गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू का ही है, मगर बुढ़िया तू तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कौवी मिली थी? इससे तो सुंदर कौवी हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं गौरी, गौरी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। हाँ हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, वो भी पड़े हुए। फिर वो बूढ़ी कौवी वो बैग खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे। बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी कौवी की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिए? काली कौवी चोरी के नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये गहने मुझे कालू के पिता ने बनवा कर दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहनों की सफाई न कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी कवियों को। मेरी अलमारी को
पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तो तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कव्वी, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गौरी कवि अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बूढ़ी माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। अब तुम मुझे नया घर बनवा दो, मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो वो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गौरी मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी माँ की चली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गौरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कवि से। उसकी नजर तो हर समय मेरे गहनों पर ही है कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कवि बाहर जाती है और अपनी सहेली नीली कवि से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है ना अपने गहनों को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है। उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाओ और वहाँ छोड़कर वापस चली आना। कोई चील उसे खा जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी बुढ़ी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और वहीं छोड़कर वापस चली आऊंगी। फिर गौरी कवि घर जाती है। माँ जी, चिड़िया ने हमारी दावत की है, हमें उसके घर जाना होगा। बेटी, दावत किस खुशी में? चिड़िया के यहाँ 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। हाँ, फिर तो जाना बनता है। फिर गौरी कवि अपनी सास को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। अरे सासू माँ जी, मिठाई लेना तो मैं भूल गई। अरे बेटी, ऐसे खाली पंखों जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, जाकर तुम मिठाई ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं यूँ गई और यूँ आई, मगर आप यहाँ से हिलना नहीं, वरना आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी बेटी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ। फिर गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। शाम तक गौरी की सास वहीं बैठी रहती है। ये बहू सुबह से मिठाई लेने गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर गौरी कवि की सास को दूर से चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। गौरी की सास रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इलाका तो बहुत खतरनाक है। बेटी, मुझे यहाँ मेरी बहू ले आई थी। उसने कहा कि चिड़िया ने हमारी दावत की है, वो मिठाई लेने गई थी। मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, आपकी बहू का क्या नाम है? गौरी कवि। गौरी कवि है मेरी बहू। अच्छा माँ जी, तो अब समझ आया। वो गौरी कवि बहुत चालाक है, वो आपको यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि को खाना देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना, ये खाकर आप घर चली जाना। बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कवि का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तो इस जंगल में अपने बेटे की खातिर आई थी, मगर मुझे क्या पता था और वो कवि है कि मुझे मारना चाहती है। चिड़िया बेटी, अब मैं घर चलती हूँ, कहीं वो काली कवि मेरे गहने ना चुरा ले। अब ये गहने मेरे ही होंगे। अब तक कोई ना कोई चील उस बूढ़ी कवि को तो खा ही गई होगी। पीछे से गौरी की सास भी घर पहुँच जाती है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ काली कवि। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, मैं ये किसी को नहीं देने वाली। गौरी कवि फिर से अपनी सहेली नीली कवि के पास जाती है। नीली, मेरी सास तो फिर से वापस घर में आ गई। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? उपाय और भी बहुत है। तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ। तुम ये जहर अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा।
और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे पंखों से कोई नहीं बचा सकता। फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कवि, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। फिर गौरी कभी खाना बनाने लगती है। सासू माँ जी, मटके में पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर कर ले आओ। रास्ते में जाकर गौरी कवि की सास को ख्याल आता है, ये काली कवि तो ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करने वाली, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर बूढ़ी कवि खिड़की में छुपकर देखती है। 3 कतरे जहर के मिला दिए, ये बहुत है उस बूढ़ी कवि को मारने के लिए। गौरी की सास उसे खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है। सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप नदी से पानी नहीं लेकर आई? बेटी, नदी में पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है। दूसरी नदी का मुझे पता नहीं, तुम खुद जाकर पानी ले आओ। ठीक है सासू माँ जी, आप खाना खा लो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी की सास वो जहर वाला खाना फेंक देती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है काली कवि। जब गौरी कवि बाहर जाती है तो उसे एक चील देख लेती है। अरे कवि, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे तो खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर मिठू तोता जल्दी से गौरी कवि के घर जाता है। चचा चील दी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। माँ जी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कवि को खाने ही वाली थी कि गौरी की सास लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, खुद को बचाने के लिए भी उतना लगा लिया करो। चलो बेटी, घर चलें। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। फिर वो दोनों सास बहू घर चली जाती हैं। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी? जिसमें तुमने जहर मिलाया था, वो खाना तो मैंने बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ, अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं। गौरी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस दो, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गौरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गौरी कवि चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है तो रास्ते में गौरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी, तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी तू चिंता ना कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है। ये ले बेटी, ये जादुई मटका। रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं?
गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है, ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मामा, जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं, अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मामा, मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी। ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है, रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गोरिका भी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गोरिका भी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं, ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गोरिकवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गोरिकवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गोरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरिकवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गोरिकवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरिकवि से कहता है, गोरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गोरिकवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गोरिकवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गोरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। गोरिकवि मिठू तोते से अमरूद छीनकर खा रही थी कि गोरिकवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओए गंदे मोटी चोंच वाले, क्या मिलाया है इस अमरूद में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गोरिकवि के पेट में बहुत दर्द था। वो जल्दी से अपने घर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरिकवि अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। अरे वाह, मेरा पहला अंडा, अब मैं माँ बनूंगी और कालू जी पिता। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी देखो, मैंने अंडा दिया है।
गौरी, अब मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। कालू जी, हमारा घर तो टूटा हुआ है, अगर ये छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा तो टूट जाएगा। गौरी, चिड़िया का लकड़ियों का पक्का घर है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम चिड़िया के घर रहने चली जाओ। हमारा पहला अंडा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। ठीक है कालू जी, आप मुझे मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाया करना, मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गौरी कभी अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर चली जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया बाहर आती है। गौरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। देखो चिड़िया, मैंने आज पहला अंडा दिया है, मेरा दिल बहुत डर रहा है, अगर हमारा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। तो गौरी बहन कालू से कहें कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से निकलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है गौरी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गौरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। गौरी बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और मैं गई। इस तरह गौरी कवि रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गौरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, मगर कालू कौवा गौरी के लिए दाना नहीं लेकर जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मुझे मामा देकर गई हैं। गौरी आंटी छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। गौरी कवि का भूख से बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया, एक बार चिड़िया आ जाए तो मैं जाकर पूछती हूँ कालू को। रानू चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। रानू चिड़िया अपने घर आती है तो गौरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक नहीं लेकर आया। गौरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गौरी कवि कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैं भी भूखा ही हूँ। गौरी, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया, जंगल में अब दाना नहीं है, आज तुम चिड़िया से ही दाना लेकर खा लेती। कालू, सच्ची बात बता, मुझे आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई। मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। गौरी, अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, फिर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया, देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर और काला है। आंटी, कवि का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अब तुम यहाँ से कब जाओगी? चिड़िया, मैं शाम को चली जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। गौरी कवि का बेटा सोया हुआ था। कुकू और चिड़िया, चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरा बेटा सो रहा है। आंटी, क्या हम अपने घर में खेलें भी ना? गुड़िया, हम खेलेंगे। वो दोनों बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक पंख मारती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, बताओ अपनी माँ को। फिर वो दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा, उस गौरी आंटी ने मुझे मारा। गौरी ने मारा? मगर क्यों? मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गौरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कवि को, मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है? क्या मतलब कालू, किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, ये घर अब हमारा है, जाओ जो कुछ करना है कर लो।
अब मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस घर में है और ये घर हमारा है। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। एहसान फरामोश कौवे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम कौवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। उसी पेड़ पर बच्चे रानू चिड़िया के साथ सो जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, रात में अब मैं शिकार कहाँ से ढूंढूंगी। वो चील जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। खिड़की खुली हुई थी। चील खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वो कौवों का परिवार सोया हुआ था। चील चुपके से गोरी के बेटे को खा जाती है और गोरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चचा, चील चील, कालू जी उठो, देखो चील। कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से भागता है, मगर वो चील गोरी कवि को मार देती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, घर में चील आ गई है, वो गोरी को मार देगी। चलो कौवे, हम दोनों चलकर चील का मुकाबला करते हैं। अरे ये क्या, ये तो पक्षियों की आवाजें हैं और मैं अकेली हूँ। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे अभी भागना होगा। और वैसे भी आज तो मेरा पेट भर चुका है। चिड़िया और कालू कौवा आते हैं तो चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे की पत्नी और बेटा मर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गोरी पत्नी, सब खत्म हो गया। चिड़िया, सब खत्म हो गया। कौवे, ऊपर वाले ने मुझे इस चील से बचाना था, इसलिए आज मुझे घर से दूर रखा। चिड़िया, हमारे किए की सजा हमें मिल गई। रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया मरी हुई गोरी कौवे को बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों को कहती है, बच्चों अब घर आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुँचा। अब ये घर हमारा है। छोटा मिठू नदी पर बैठा हुआ था कि कालू कौवा छोटे मिठू को उठाकर भाग जाता है। कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? गोरी, अब छोटे मिट्ठू को पकड़कर ही तो आना था। अच्छा कालू, जल्दी करो, चील हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छोटे बच्चे को लेकर जाने ही वाले थे कि छोटे मिठू का बाबा आ जाता है। भागो दुष्ट कौवों, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बेटे को मुझे वापस दो। छोटे मिठू का पिता दूर से ही पत्थर उठाकर फेंकता है, जो सीधा जाकर गोरी कवि के पाँव में लगता है। गोरी कवि और कालू कौवा छोटे मिठू को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गोरी कवि नीचे गिर जाती है। कालू, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। गोरी, कुछ हाथ भी नहीं आया और चोट भी लग गई। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। कालू कौवा गोरी कवि को वहाँ छोड़कर पानी लेने चला जाता है। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी, उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपनी बेटी गुड़िया के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया घायल कवि को देखकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम घायल कैसे हो गई? चिड़िया, मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रही थी कि मैं घायल हो गई। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। आप यहीं रुके, मैं आपके लिए पट्टी बांधने का सामान लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया वापस अपने घर जाती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। नहीं गुड़िया बेटी, एक कवि बहुत मुसीबत में है, मैं अभी उसकी मदद करने जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर गोरी कवि के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। रानू चिड़िया गोरी कवि के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कवि, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम घर जा सकती हो। रानू चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो, मैं घायल हूँ, भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। चिड़िया, आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया गोरी कवि से कहती है, ठीक है कवि, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं, जाते समय मैं तुम्हें ले जाऊंगी।
रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है। गोरी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। अरे गोरी, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने की? कालू, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है। अब कालू, हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। गोरी, मगर वो कैसे? कालू, बस तुम बेरी के पेड़ पर मेरा बैठकर इंतजार करना, मैं वहाँ रात को आऊंगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढती है तो वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कवि की मदद न करती तो अब तक मैं अपने घर में होती, मगर वो घायल थी और दर्द में थी। रानू चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और गोरी कवि के पास आती है। गोरी कवि, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बारिश और भी तेज होने वाली है। गोरी कवि उड़ती है, वो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर ले जाती है, मगर रानू चिड़िया ये नहीं जानती थी कि वो जिस कवि की मदद कर रही है वो बहुत बुरी है। मम्मा, ये कवि कौन है? गुड़िया बेटी, ये वही कवि है जिसके पाँव में चोट लगी थी। मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मम्मा, मगर आप तो कहती हैं कि कौवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कौवे बहुत बुरे होते हैं। मगर ये कवि घायल है और मुसीबत में है। गोरी कवि गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रही थी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं बुरी कवि नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी कवि हूँ। मैं तो सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। रानू चिड़िया गोरी कवि को अच्छा भोजन देती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को नया घोंसला देती है और खुद अपनी बेटी के साथ पुराने घोंसले में सो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। आधी रात को गोरी कवि उठ जाती है। वो चुपके से गुड़िया को उठाकर वहाँ से खिड़की के रास्ते भाग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बुरी कवि आंटी, मुझे छोड़ दो। मगर गोरी कवि तेजी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है। ये गोरी की बच्ची खुद चिड़िया के घर में मजे कर रही है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गई है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तभी कालू कवि को गोरी कवि के उड़ने की आवाज आती है। आ गई, मेरी पत्नी आ गई। कालू जी, मैं अकेली नहीं आई, देखो देखो, मैं तो साथ में शिकार भी लाई हूँ। हाँ गोरी, अब हम ये छोटी चिड़िया चीन को बेच देंगे और फिर जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। कालू, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। गोरी, वो देखो सामने एक पेड़ की खोखर। हम दोनों चलकर वहाँ बैठ जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। आंटी, गोरी आंटी, मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे छोड़ दे। कोई बात नहीं गुड़िया, वो चील आंटी भी तुम्हें मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवा और कवि गुड़िया को पेड़ से बांधकर पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? और वो घायल कवि भी नहीं है, मैं धोखे में आ गई। वो काली कवि मेरी बेटी को उठा कर ले गई। रानू चिड़िया तेज बारिश में घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? कालू कौवा और गोरी कवि पेड़ की खोखर में सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक सांप भी रहता था। जैसे ही सांप की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों को जाकर डस लेता है। मर गया गोरी, मर गया, मुझे सांप ने डस लिया है। कालू, मुझे भी सांप ने डस लिया है, मुझे बचा लो कालू। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। गुड़िया भी सामने ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सांप दोनों कौवों को मार देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम आधी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? कबूतर भैया, वो दुष्ट कौवे मेरी गुड़िया को उठा कर ले गए। मैं अपनी गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया बहन, जब मैं आज भोजन लेने गया तो कालू कौवे को बेरी के पेड़ पर देखा था और जब मैं वापिस आ रहा था वो तब भी वहीं बैठा हुआ था। चलो चिड़िया बहन, बेरी के पेड़ के पास चलकर देखते हैं, हो ना हो उन दोनों की ही साजिश होगी।
फिर राणा चिड़िया और कबूतर दोनों बेरी के पेड़ पर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा जल्दी चलिए, यहाँ बहुत बड़ा सांप है जिसने दोनों कौवा और कवि को खा लिया है। फिर मामा चिड़िया और कबूतर दोनों गुड़िया को आजाद करते हैं और साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे गुड़िया अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती